नमस्कार दोस्तों। गांधी नेहरू के देश में सावरकर की विचारधारा ने यूं कब्जा किया है कि आज भारत चहुं ओर मार खा रहा है, बेइज्जत भी हो रहा है, अपना धन भी लुटा रहा है और सरेंडर भी कर रहा है। जब इस तरह की स्थितियां हो तो भारत के अंदर भारत की सत्ता क्या करती है? भारत की सत्ता इस देश में अन्याय करती है, लोगों के साथ अत्याचार करती है और लोगों के हक मारती है। यह सब कुछ हो रहा है, ये नफरत का दौर है और उसी पर आपसे बात करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत पर टैरिफ लगाया और लगातार उसके बाद में तमाम वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है, जिससे भारत में उद्योग, भारत के व्यापार सब कुछ प्रभावित है और रोजगार भी जा रहा है। तो आज उसका प्रभाव यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिका की संसद में वह कानून पास करा दिया कि वह 500% तक टैरिफ भारत पे लगा सकेगा। 500%। और जब यह वह पास करा लेता है, स्वाभाविक सी बात, ये सबसे ज्यादा दुखद है क्योंकि सबसे ज्यादा गले डोनाल्ड ट्रंप के नरेंद्र मोदी ही पड़े थे। नरेंद्र मोदी ही फिर से ट्रंप सरकार कर रहे थे और जब यह कर रहे थे और उस ट्रंप ने भारत की आर्थिक तबाही लिख दी है, भारत की सामाजिक तबाही लिख दी है, भारत में बेरोजगारी की बात लिख दी है। जी हां, ये सब कुछ हो रहा है और जब यह सब कुछ हो रहा हो तब आपको, हमको, सबको सोचना पड़ेगा क्योंकि इन प्रतिबंधों से, इनकी मंजूरी से अगले हफ्ते संसद में इस पर वोटिंग है और यदि ये पास हो गया तो भारत के लिए बहुत खतरनाक होगा। क्यों खतरनाक होगा? क्योंकि अभी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के 2 बयानों ने भारत के शेयर मार्केट को लगातार 4 दिन से गिरा रहे हैं, लेकिन चौथे दिन तो यह स्थिति हो गई कि 1600 पॉइंट गिर गया, यानी 7 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान भारत के निवेशकों का हुआ है, किसी और का नहीं, भारत के निवेशकों का। और निवेशक कौन है? हमारे आप जैसे लोग हैं। तो आप सोचिए, 7 लाख करोड़ से अधिक हम चंद चंद पैसे के लिए तरसते हैं, यानी 7 लाख लोग करोड़पति हो जाएं, इतना पैसा डूब गया है। अब आप सोचिए, यह स्थिति हो रही है और इसके बाद हम विश्व गुरु का इंतजार ही कर रहे हैं कि विश्व गुरु कुछ बोलेंगे। विश्व गुरु में क्यों? क्योंकि बाजार में घबराहट है और पूंजी बाजार की यह स्थिति इसलिए है कि जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, रिलायंस और एचडीएफसी के शेयर में गिरावट आई है और जीडीपी सुस्ती को गिरावट का कारण माना जा रहा है। तो इस कारण से ये सारी स्थितियां नरेंद्र मोदी सरकार दिखाती है, अरे जीडीपी इस रफ्तार से बढ़ रही, लेकिन वास्तविकता यह है कि आंकड़े बदल के जब हम जीडीपी को आंकेंगे तो कितनी भी बता दीजिए, वास्तव में भारत की जीडीपी कहीं खड़ी नहीं है। भारत के ही पैसे से लगातार भारत अपने डॉलर को बेच रहा है, बेच बेच के रुपया बचाया जा रहा है। सोचिए, हमारी यह दशा आ गई है कि हम अपना सब कुछ बेच डाल रहे हैं, आरबीआई में रिजर्व फंड नहीं रह गया है और हम चिल्ला रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं। इसका असर क्या है? क्योंकि इसका असर जानना बेहद जरूरी है। यदि ये टैरिफ लगे 500% या न लगे, अभी जो 50% लगा है उसी से हमारी जो हालत हो रही है वह समझ लीजिए। वह स्थिति यह है कि हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तमिलनाडु से लेके नोएडा तक, लुधियाना तक, यह हालत हो गई है कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग डाउन चली गई है क्योंकि मांग, कहां पे आप आपूर्ति करेंगे? जो छोटे छोटे देशों से कहते हैं हम समझौता कराए, किसी की आबादी 50 लाख है, किसी की 40 लाख है,
किसी की 1 करोड़ है। अरे भाई, भारत के तमाम जिलों की आबादी 50 लाख से अधिक की है, ऐसे तमाम सारे जिले। और जब 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले छोटे छोटे जिले हो और आप बता रहे हैं कि आप ये कराएं, उससे बात नहीं बनती है। निश्चित रूप से अमेरिका के साथ में हमारे व्यापारिक संबंध रहना बेहद जरूरी है, भले ही, और उसके लिए भी हम सम्मानजनक तरीके से रख सकते थे जैसे कि हमारे पहले होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने खुद की अपनी ब्रांडिंग करने के चक्कर में देश का नाश मार दिया है, देश के व्यापार व्यवसाय का नाश मार दिया है। देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज माइनस में जा रहा है। इस तरह की स्थिति में हो फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वहां आज रोजगार माइनस में है, वहां इंडस्ट्रीज में लोग निकाले जा रहे हैं। 85% युवा आज अपने जॉब को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं कि जिस तरह से न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं और उसके बाद में मैन पावर कम हो रहा है, ऐसे में यदि उन्होंने अभी छोड़ा, बदला किया, तो कल के दिन पता नहीं जॉब मिले ना मिले। इस तरह की कंडीशन में आ गए, तो किसी तरह अपनी नौकरी बचा लो। अब आप सोचिए, इंक्रीमेंट नहीं मांग रहे हैं, नौकरी बच जाए। एक समय में होता था नहीं, 10% इंक्रीमेंट कम है, 20-20, 25-25% इंक्रीमेंट लिया है लोगों ने। और आज यह स्थिति है कि 10% छोड़िए, 5% के लिए तरस रहे, 4-4%, 3-3% के लिए तरस रहे, वह छोड़ लीजिए, नौकरी के लिए तरस रहे। यह दशा हो, और ऐसे में आप कहानी गढ़ रहे हो विश्व गुरु। इसके अलावा जो असंगठित क्षेत्र है वहां पर भी बुरी हालत हो गई है, वहां भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। एक मनरेगा में रोजगार मिल आता था, मनरेगा में भी रोजगार छिन गया है। तो ऐसी स्थिति में आज देश में करीब करीब 10 करोड़ लोग बेरोजगारी की स्थिति में आ गए। 10 करोड़, अमेरिका की आबादी 30 करोड़, और ऐसी स्थिति में यदि आपके 10 करोड़ वो है, तो यानी आप सोच लीजिए आपकी क्या दशा हो गई है। और इस दशा में आ गए हो कि 1/3 आबादी अमेरिका के हिसाब से आपकी बेरोजगारी में, और उस स्थिति में आ गई हो जो बस 5 किलो अनाज दे दो, किसी तरह रोटी खा ले, किसी तरह इधर उधर कुछ करके, फ्रॉड करके। इसीलिए फ्रॉड के मामले बढ़ गए, ठगी के मामले बढ़ गए। और यही नहीं, अमेरिका तमाम तरह से वो कर रहा है। उसने दुनिया के 66 ऐसे संगठन हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिनका वो सदस्य होता था, जिनमें कई संयुक्त राष्ट्र संघ के भी हैं, उन सब से भी अपना नाता तोड़ लिया। इनमें जो इस तरह की 31 एजेंसियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की होती थी, और इसमें कुछ ऐसी भी है जो भारत की पहल पर बनी थी, उन संस्थाओं से भी उसने नाता तोड़ लिया। एक तरह से पागलपन जो ट्रंप का है, वो उनके देश को जो नुकसान करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, हमारे लिए जरूर जहर हो जाएगा। हमें उसको तरीके से संभालना चाहिए था। यहां कूटनीति की जरूरत थी, वहां कूटनीति की बजाय मिलने के लिए, अपनी फोटो सेशन कराने के लिए साहब करोड़ों रुपया दे देते हैं वहां की लाइजनस फंड जो फर्म को। अब आप सोचिए, यह कर रहे होते हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार बेइज्जत करता है तब वो कुछ नहीं कह पाते। अब पोलैंड के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने कह दिया कि धन्यवाद, बहुत अच्छा हुआ आपने रसिया से तेल खरीदना कम कर दिया, अमेरिका को इससे खुशी होगी और इससे तमाम शांति और दूसरी चीजें बनेंगी। हमारा विदेश मंत्री इसको ऑब्जेक्ट नहीं कर पाया कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सच्चाई यही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ही था, नरेंद्र मोदी मुझे खुश करने के लिए रूस से तेल खरीदना कम कर रहा है। और इस बात का सबूत आ गया जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना प्रेस रिलीज जारी करके कह दिया कि हाँ, हमने तो पिछले 4 हफ्ते से वहां से बिल्कुल तेल नहीं खरीदा है और अब हम खरीदने के भी मूड में नहीं। उधर
अमेरिका ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत वेनेजुला पर जिस तरह से उसने कब्जा किया है और वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंधक बनाया है, अब उसका असली चेहरा देखिए सामने आ गया। वहां का वेनेजुला का तेल किसको बेचा जाएगा, नहीं बेचा जाएगा, ये अमेरिका तय करेगा। जी, अमेरिका। उसने रूस के टैंकर को जो तेल लेके जा रहा था उसको भी लूट लिया, उसमें भी कब्जा कर लिया अपनी सेनाओं के जरिए। यानी पूरी तरह से अराजकता, गुंडई पर जब उतरा हुआ हो तो उसका विरोध होना चाहिए। वो ग्रीनलैंड लेने की बात करता है और सब कुछ करता है, तमाम देश, तमाम जगह विरोध हो रहा है। ईरान ने तो खुलकर कह दिया कि जिस तरह की हरकत कर रहा है वह बर्दाश्त नहीं होगी, और उनके विदेश मंत्रालय ने कहा ईरान संविधान में निहित सिद्धांतों के अनुरूप इस्लामी गणराज्य है और वो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को स्वीकार करता है और कानून के दायरे में जनता की वैध मांगों को भी पूरा करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। लेकिन अमेरिका जो हरकत करना चाहता है वह बर्दाश्त नहीं, अराजकता बर्दाश्त नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन वह भी स्वीकार करता है। और वो कह रहा है और अमेरिका को भी चेता रहा है कि आप जबरदस्ती हमारे अंदरूनी मामलों में मत पड़िए, और यदि इस तरह से करेंगे, हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका माकूल जवाब देंगे। ईरान ये कह देता है। भारत में भारत का प्रधानमंत्री और भारत के भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये खुद ही संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो उसकी दुहाई देंगे कैसे? वो कैसे दुहाई देंगे कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है? जब उनके एडमिशन हो जाएंगे मेडिकल कॉलेजेस में तो मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर देंगे। जब दुनिया में खोले जाते हैं मेडिकल कॉलेज, यहां पे उस जगह बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का चयन ज्यादा हो गया, वो ज्यादा काबिल निकल गए। अपने बच्चों को काबिल निकालिए, बनाइए, तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, वो इस तरह से करते हैं। ये नफरत का खेल है। दिल्ली में तुर्कमान में मस्जिद के इलाके में बुलडोजर चला देते हैं, रात के अंधेरे में चला देते हैं और कहते हैं हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जो मुसलमान हैं उनके नाम काट दिए जाते हैं। यहां तक कि लखनऊ में तो सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में भागीरथ सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, उस सोसाइटी में रहने वाले लखनऊ हाई कोर्ट के जस्टिस रहे जस्टिस एसएन अग्निहोत्री का नाम काट दिया गया। अब वो सोचिए, हाई कोर्ट के जस्टिसेस के नाम काट दिए जाते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। अजीब सी स्थिति हो गई है इस देश में। कह रहे हैं एसआईआर हो रहा है। किस बात का एसआईआर हो रहा है? जजेस के नाम काटे जा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता 97 साल के अमर्त्य सेन का नाम काटा जा रहा है और कहा जा रहा है आपका नाम इसलिए आपकी मां और आपकी जन्म में अंतर बड़ा थोड़ा है। अरे भाई, 97 साल के हैं। उसके पहले भारत में बाल विवाह होता था। ये तो पंडित नेहरू थे जिन्होंने 18 साल कर दिया था। नहीं तो उसके पहले 9 साल के बाद में 11 साल, फिर 13 साल, फिर 16 साल, इस तरह हुआ। तो इस तरह की जब बात होती है, निश्चित रूप से दुखद होती है कि भारत को शान जो नोबेल पुरस्कार विजेता उनके नाम काटे जा रहे हैं। और यही नहीं, सच की आवाज बनने वाले हर व्यक्ति को दबाया जाता है। उसका भी उदाहरण हमने देखा कि जब उर्मिला सनावर, जो एक बीजेपी नेता की पत्नी भी है, विधायक की पत्नी है, पूर्व विधायक की, उन्होंने यह खुलासा किया कि कैसे अंकिता भंडारी को स्पेशल सर्विस देने के लिए, बीजेपी के एक बड़े नेता को स्पेशल सर्विस देने के लिए बाध्य किया जा रहा था। उससे परेशान होकर के उसने जो है मना किया, और मना किया तो उसको रेप करके हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए उस जगह को बुलडोज कर दिया गया। ये सारे खेल हुए थे और उन सारे खेलों का उन्होंने खुलासा कर दिया। तो साहब, उनको पुलिस बुला के 5 घंटे पूछताछ करती है। उन्होंने कहा मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए, जो चाहिए टेस्ट करा लीजिए, मैं सही बोल रही हूं। एफआईआर दर्ज नहीं है, कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है,
सीबीआई को जांच के लिए नहीं दिया जा रहा, यहां यह किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाजपा के नेता को बचाना है, राष्ट्रीय स्तर का नेता है तो बचाना है, और बचाने के लिए यह होता है तो बलात्कारियों के ऊपर इतना संरक्षण, इतना प्यार बरसता है। और यह स्थिति होती है, वो दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आता है कि उनके लिए जो कांग्रेस और दूसरे लोगों ने जो पूरी सोशल मीडिया पे पोस्ट की है उनको हटा दिया जाए तुरंत। 24 घंटे में नहीं हटाया गया तो कार्रवाई होगी और ये होगा और वो होगा। बहरहाल कोई डरने वाला नहीं है, वो जान चुके हैं कौन कैसे काम करता है। राहुल गांधी बता चुके हैं कि भारत के सारी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे दूसरे और संवैधानिक संस्थाएं हो, ये आज इंडिया स्टेट आरएसएस के पंजे में। और जब आरएसएस के पंजे में है, जांच एजेंसियां आरएसएस के पंजे में है, तो यही सब खेल होंगे। दोषी छोड़े जाएंगे और निर्दोष को जेल भेजा जाएगा, निर्दोष से पूछताछ होगी, निर्दोष को की बेल रिजेक्ट होगी, ये सब कुछ होगा। और उसी क्रम में आप देखिए उत्तर प्रदेश में अमिताभ ठाकुर सच की आवाज बनते हैं। उन्होंने इस चक्कर में आईपीएस की, एक सीनियर आईपीएस की पोस्ट पे थे, आईजी के रैंक पे थे, उनको जबरी रिटायर कर दिया गया क्योंकि वो सच बोलते थे। और यह रिटायरमेंट उन मुलायम सिंह यादव की सपा की सरकार में नहीं हुआ जिनके खिलाफ उन्होंने सबसे ज्यादा बोला था। यह किया उस भाजपा ने जो उनका तब इस्तेमाल करती रही उनकी बातों का, और उसके बाद में उन्हें फंसा के जेल में डाला। उस शख्स को हार्ट अटैक पड़ा हुआ है और देवरिया जेल में उन्हें हार्ट अटैक पड़ा और वहां से उन्हें पीजीआई लखनऊ के लिए रेफर किया गया। हालत बिगड़ी हुई है। उनसे मिलने पहुंचे थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, तो उन्हें मिलने तक नहीं दिया गया, हालचाल तक नहीं जानने दिया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर किस संविधान, किस कानून, किसकी वैल्यू है, किसी की नहीं। यहां तो आपके लोग मर जाते हैं, कोई जहरीला पानी पी के, कोई कुछ। उत्तर प्रदेश में ही नोएडा में जहरीला पानी ग्रेटर नोएडा में मिल रहा, दिल्ली में कई जगह पे जहरीला पानी पाया गया, 66 सैंपल रिजेक्ट हो गए। और मध्य प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां पर तो जो राज है उसे जंगल राज भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जंगलों में भी वो बुरी स्थिति नहीं होती होगी जो वहां है। और इसी तरीके से जहां खजराना का मंदिर है इंदौर में गणेश जी का, वहां पर भी गंदा सीवरेज पानी सप्लाई हो रहा है, गांधीनगर में सप्लाई हो रहा है, और इस तरह से और सब मौज कर रहे हैं। और आरएसएस मालिक है, इसका सबूत दे देते हैं कि वहां के कलेक्टर, वहां के मेयर, उनको आरएसएस के दफ्तर में तलब किया जाता है। वो आरएसएस के दफ्तर में रिपोर्ट देते हैं जाके कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आरएसएस सरकार है क्या? आरएसएस क्या है? लेकिन नहीं, आरएसएस के प्रचारक के सामने खड़े होके वो इस तरह से करते हैं। तो उन कलेक्टर को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ताकीद करते हैं कि यदि आप इस तरह से कर रहे हैं तो इसका आपको भुगतान भी करना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस सरकार नहीं। तो आरएसएस आज सरकार भी है, अदालत भी है, सब कुछ। तभी शायद उमर खालिद को जेल मिलती है और अपराधी छूट जाते हैं, दंगे फसाद करते हैं। तो यह भारत बना दिया है। भारत का धन, संपदा, शांति सब कुछ छीन रहा है, नागरिकता छीनी जा रही, देश की सीमाएं असुरक्षित। तभी तो राहुल गांधी कहते हैं कि आपको पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। जब आप जागेंगे, आप खड़े होंगे, आप लड़ने को आएंगे, तभी लड़ाई सफल होगी, नहीं तो नहीं होगी। मैं उत्तराखंड को धन्यवाद देता हूं। वहां के लोग, वहां के पत्रकार, वहां के तमाम सारे लोग बोल रहे हैं, भाजपा से भी छोड़ छोड़ के लोग आ रहे हैं कि नहीं, बेटी के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। लेकिन बाकी जगह देश में सब मौन है, मृत समाज बन गया है। तो मृत समाज दिखाई दे रहा है। जय